So good morning. In this video we are going to learn about the wave optics. Wave optics JEE नीट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वेव समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर वेव एक बार पकड़ में आ जाए आपके तो आपको आराम से समझ में आएगा. वेव जो होता है वो अलग अलग टाइप का है, जैसे कि साउंड वेव भी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है, लाइट भी वेव है, और लाइट किस टाइप का वेव होता है हमारा, ट्रांसवर्स वेव. आई बात ये समझ में. सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसफर वेव है, लेकिन हम अब बात करने वाले हैं केवल ट्रांसफर वेव, लाइट के बारे में. ठीक है, उसके फंडामेंटल पढ़ेंगे और उसका जेईई नीट का एनालिसिस भी देखेंगे. सो हेडिंग लगाना है हमें वेव ऑप्टिक्स, और ये है उसके 10 साल के ट्रेंड्स. ट्रेंड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है जो आईएमपी टॉपिक्स है, जैसे कि हाइगेन्स प्रिंसिपल और डॉपलर इफेक्ट. 1 नंबर का पॉइंट है, उसको लगभग 15% से लेके 13% तक, ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 14% आईएमपी है लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड्स में. तो हमें किस पे ध्यान देना है, हाइगेन्स प्रिंसिपल और डॉपलर इफेक्ट पे. तो आज के लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है और उसको समझना है. सेकंड जो सबसे ज़्यादा आईएमपी पार्ट है वो है 40% या 43% नीट में, वो क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को सबसे हाईएस्ट मानते हैं इस चैप्टर में, उस पर काफ़ी फोकस करेंगे. अगले वाले वीडियो में वो बनेगा. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी आप देखोगे तो 25 से लेकर 26, ऑन एन एवरेज 25% डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे सवाल पूछे जाता है. और नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसमें ब्रूस्टर लॉ वगैरह हमें कवर करना है. सो ये इसका ट्रेंड है. तो इस चैप्टर में 4 पॉइंट है. ठीक है, हो सकता है हम 4-5 वीडियो इस पे करेंगे, और ये 4 पॉइंट्स पे ही हमें काम करना है. ठीक है, 2 या 3 डीपीपी बनाएंगे ताकि हमारे मैक्सिमम सवाल इसमें हो जाए. आगे बढ़ते हैं. ये ट्रेंड्स हो गया, ट्रेंड्स को आप अच्छे से समझ लो. पहला पॉइंट आता है, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में हाइगेन्स प्रिंसिपल. और हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ने से सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी पहले ज़रूरी है कि इसके पहले कौन सी थ्योरी आई थी. भले ही वो अभी वेटेज नहीं रहा, लेकिन न्यूटन का थ्योरी भी हम थोड़ा बहुत शॉर्टली देखेंगे. उसके बाद हाइगेन्स प्रिंसिपल देखेंगे, वेव नॉर्मल्स देखेंगे, वेव फ्रंट क्या होता है वो देखेंगे, हाउ टू ड्रॉ स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट वो भी देखेंगे. 2 डेरिवेशन करने वाले जो आईएमपी है हमारे लिए, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, जिसमें हम स्नेल्स लॉ को भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. हेडिंग लगाएंगे वेव थ्योरी. वेव थ्योरी में सबसे पहले काम किया था इसमें न्यूटन ने. क्या किया था न्यूटन ने. न्यूटन का जो थ्योरी था वो था कॉर्पस्कुलर थ्योरी. शायद सीबीएसई के सिलेबस में वो, पहले स्टेट बोर्ड के भी सिलेबस में कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, लेकिन अब हटा दिया गया है. अपग्रेडेड जो सिलेबस है उसमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं रहा, क्योंकि ये थ्योरी वैलिड नहीं थी. आई बात समझ में. कॉर्पस्कुलर थ्योरी में इन्होंने क्या किया था, वेव नेचर के बारे में बात की थी. वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की थी. ठीक है, इसने कहा था कि लाइट जो होता है ना, लाइट आईएमपी नहीं है, लेकिन थ्योरी समझ लेते हैं. लाइट जो है ना वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल है. कॉर्पस्कल्स मतलब टाइनी फोटॉन्स, ऐसा उसका न्यूटन का कहना था. क्या था कि लाइट छोटे छोटे कॉर्पस्कल है, और लाइट के जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स वो छोटे छोटे डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल के वजह से होता है. कॉर्पस्कल की वजह से होता है. ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरी उसने दी थी. और कहा था कि लाइट जब आंखों पे गिरता है, लाइट के बारे में कहा था, लाइट इंटर्स इन आई, गेट सेंसेशन. क्या मिलता है उससे, सेंसेशन. तो ये वाली बहुत सारी फलाना थ्योरी न्यूटन्स ने दे दी थी कि लाइट जो होते हैं ना, छोटे छोटे कॉर्पस्कल होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और जो आंखों पे गिरते हैं तो हमें सेंसेशन होता है कि हाँ लाइट आया है. लाइट के अलग अलग कलर क्यों दिखता है, तो न्यूटन का कहना था कि अलग अलग कॉर्पस्कल की साइज की वजह से वो दिखता है. ऐसा न्यूटन का कहना था. फ्यूचर में ये थ्योरी जाके क्या हो गई, फेल्ड हो गई, पढ़ना ही नहीं है. ये क्यों बताया, ये भले ही थ्योरी फेल हुई, लेकिन इस थ्योरी में जो गलतियां है उसको देख के फ्रेजनेल ने, और उससे भी पहले हाइगेन्स ने इस थ्योरी पे काम किया और सही थ्योरी लाई. तो सही थ्योरी लाने के लिए किसका हेल्प मिला, न्यूटन के थ्योरी का. ये थ्योरी बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि लाइट क्या क्या चीज़ें दिखाता है. लाइट रिफ्लेक्शन बताता है, पता है सबको, लाइट रिफ्लेक्शन बताता है. बस लाइट की गिरेगी ना तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लाइट की रे इधर आई, गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई.
लाइट रिफ्रैक्शन भी बताता है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बताता है, इस नेक्स्ट वीडियो में शायद हम उसको कवर करें। इंटरफेरेंस बताता है, डिफ्रैक्शन बताता है, स्कैटरिंग बताता है। ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छे से या पार्शियल रिफ्लेक्शन के बारे में न्यूटन नहीं बता पाया, तो ये थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद आई हाइगेंस की थ्योरी। किसकी थ्योरी आई? हाइगेंस की। कुछ लोग ह्यूजेंस भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा प्रोनाउंस लगे आप कर सकते हो। ह्यूजेंस थ्योरी, इन्होंने इसमें क्या किया? अपग्रेड कर दिया, और ये अपग्रेडेड थ्योरी हमें बताने की कोशिश की है। उसके ऊपर फ्रेजनेल नाम के एक साइंटिस्ट ने भी काम किया है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो ये न्यूटन का कॉर्पस्कल थ्योरी है जो फेल हो चुका है और सिलेबस से भी हटा दिया गया है। हमें बस जानकारी चाहिए थी कि हाँ क्या क्या किया गया है, कुछ शॉर्ट पॉइंट हमने उस पर लिखे। हाइगेंस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स टाइप की वेव है। आई बात समझ में? लाइट कौन सी टाइप की वेव है? ट्रांसवर्स टाइप की वेव। लाइट के बारे में अगर पढ़ना है तो पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? वेव, ट्रांसफर वेव के बारे में लिखेंगे, वेव which vibrate particle of medium in perpendicular direction, wave which vibrate particle of medium in perpendicular direction when propagate लाइट वो वेव है जब लाइट किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो पार्टिकल ऑफ मीडियम को कैसे वाइब्रेट करती है? परपेंडिकुलरली। अब इसको समझेंगे। देखो लाइट जो है उसको मीडिया भी चलता है और मीडिया नहीं भी रहा तो उसको चलेगा। मानो कि लाइट हवा से जा रही है, यहाँ क्या है अभी? हवा। मैं हवा के पार्टिकल को बता देता हूँ, ये क्या है? हवा के पार्टिकल। आई बात समझ में? और लाइट यहाँ से जा रही है, लाइट मीडिया में भी ट्रैवल करती है और लाइट को मीडिया नहीं भी रहा तो भी चलता है। लाइट सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है। मानो क्यों मीडिया से ट्रैवल कर रही है, तो जब लाइट यहाँ से जाएगी ना, ये हवा के पार्टिकल को क्या करेगी? वो वाइब्रेट करेगी। क्या करेगी? वाइब्रेट। मानो कि ये ऊपर इतना वाइब्रेट हुआ, नीचे इतना वाइब्रेट हुआ, ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट हुआ। अब वाइब्रेशन क्या होता है पार्टिकल का? कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। आप यहाँ पे ऑसिलेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। वेव विच ऑसिलेट पार्टिकल मूव मीडियम इन द परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब क्या? जिस दिशा में वो ट्रैवल कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोपेगेट करना। तो ये पार्टिकल जो इधर आगे वाला पार्टिकल हुआ, ये और वाइब्रेट हुआ, इसके बाद ये कम वाइब्रेट हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर ये हुआ ही नहीं, फिर ये थोड़ा हुआ, फिर ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, ये मीडियम। इस तरह ये पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। लाइट जा तो इस दिशा में है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, लेकिन पार्टिकल को कैसे वाइब्रेट कर रही है? जिस दिशा में वो जा रही है ना, हवा के पार्टिकल 90 डिग्री में वाइब्रेट हो रहे हैं। कितने डिग्री में? 90 डिग्री में। अगर आप इन सब पार्टिकल को जोड़ दो तो ये क्या बना रहे हैं? साइन वेव। यही लाइट का नेचर है। लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है एक्चुअली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबको बताएंगे। एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो चुका है कि लाइट का जो स्पीड है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पीड है। अब देखो सूरज की रोशनी भी, अगर सूरज है तो सूरज की रोशनी कहाँ से जा सकती है? नॉर्मल ये लाइट गिर रहा है, ये सॉलिड से भी जाता है। अगर ग्लास हो आपके पास तो लाइट ग्लास को, ट्रांसपेरेंट ग्लास को ट्रांस ये कर जाएगी, आर पार निकल जाएगी उसके। लाइट पानी में भी जाती, भले वो रिफ्रैक्शन का थ्योरी बताए। लाइट हवा में भी, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो लाइट इसका मतलब हवा में ट्रैवल करती है। लेकिन सूरज की लाइट जब हमारे अर्थ पे आती है तो बीच में कौन सा मीडिया है? स्पेस है, वैक्यूम है, इसका मतलब वो वहां से भी आती है। सो कहना है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर थ्रू और ट्रैवल थ्रू और प्रोपोगेट थ्रू स्पेस ऑल्सो। इसका मतलब लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लगभग सेम है।
स्पीड के बारे में भी सबको पता है, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हाईएस्ट स्पीड है ट्रैवलिंग का, ये भी सब कुछ पता है। सो हाइगेंस की थ्योरी में ये बताया कि भाई लाइट ट्रांसफर वेव, एक्चुअली इसका थ्योरी अलग है, ये तो बेसिक है। लाइट ट्रांसफर वेव है और उसको मीडिया की भी ज़रूरत है, और मीडिया नहीं भी रहा तो वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकता है। और ट्रांसफर वेव का मतलब क्या होता है कि जब वो ट्रैवल करता है तो जो रास्ते में जो मीडिया आएगा, अब यहाँ हवा लिया है, हो सकता है लाइट पानी में जाए, तो पानी के पार्टिकल को कैसे वाइब्रेट करेगा लाइट? परपेंडिकुलरली। जिस दिशा में उसको जाना है उस दिशा में जाते वक्त रास्ते में आने वाले हर पार्टिकल को वो कैसा वाइब्रेट करेगा? परपेंडिकुलरली करेगा। यही ट्रांसफर वेव का थ्योरी है। आई बात समझ में? ह्यूजेंस ने कहा या हाइगेंस ने कहा कि लाइट के अलग अलग कलर, लाइट के अलग अलग कलर, डिफरेंट राइट डाउन, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट appears due to different wavelength, दिस इज रियली IMP, ये हमें पता है ऑलरेडी, यह हाइगेंस ने प्रपोज किया। कॉर्पेस्कल की वजह से नहीं आता है। न्यूटन ने क्या कहा था? कॉर्पेस्कल से। इसने कहा नहीं, हमें डिफरेंट कलर इसलिए दिखते हैं क्योंकि हर एक कलर की वेव की लेंथ अलग अलग है। व्हाट इज वेवलेंथ? कॉन्जुगेट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और टू ट्रफ। अगर सिंपल भाषा में समझना भी है, वेवलेंथ क्या भी नहीं पढ़ रहे हो आप। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये रेड कलर दिख रहा है, तो भाई रेड की कलर की जो वेव है ना, उसकी लंबाई अलग है। अगर मैं कहूँ कि ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर की वेव की लंबाई और अलग है। इफ आई से दिस इज येलो कलर, सो येलो कलर की वेव की लंबाई अलग। ग्रीन कलर की वेव की लंबाई अलग। Why you see different color? Due to different वेव की लंबाई, डिफरेंट वेव की लेंथ। किसी की वेव छोटी है, अगर वेव की लंबाई छोटी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी। दिस इज रियली IMP फॉर्मूला, क्योंकि एक रिलेशन भी आ जाएगा। रिलेशन जब पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अगर वेव की लंबाई छोटी, वेवलेंथ अगर छोटी तो फ्रीक्वेंसी बड़ी। मतलब भाई छोटी है तो ज़्यादा बैठ जाएगी ना, और बड़ी वेव है तो कम बैठेगी। वही समझना है हमें, ये भी हमें समझना है। तो उसने कहा, ह्यूजेंस की जो थ्योरी, उसने कहा कि आपको अलग अलग कलर इसलिए नहीं दिखते कि वो कॉर्पेस्कल है, क्योंकि न्यूटन का थ्योरी तो हमें पढ़ना ही नहीं, इसको भूल जाना है, बस समझना है कि न्यूटन ने ये काम करके रखा है। ही इज़ रियली जीनियस पर्सन, तो उसने बहुत काम करके रखा। लाइट में भी आया था, लेकिन इस थ्योरी में बाहर वो निकल गया। आई बात समझ में? तो हमारे लिए बहुत सारा पढ़ा है न्यूटन का थ्योरी पढ़ने के लिए। पुली ब्लॉक से लेके हमने NLM में बहुत सारा न्यूटन का पढ़ लिया। तो बेचारा वो यहाँ भी आए थे, यहाँ भी बेसिक देके गए कुछ, ऐसा नहीं 100% फेल हुआ, कुछ चीज़ें फेल हो गई। शायद उन्होंने जो कॉर्पस्कल वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे कुछ गच्चा खा गए, कोई बात नहीं। लेकिन हाइगेंस ने उसको प्रूव करने की कोशिश की, और हाइगेंस से दैट डिफरेंट कलर अपीयर्स, जो हमें दिखता है कि वो उसकी इसकी वजह से दिखते हैं, वेव की लंबाई की वजह से। इसका मतलब हर कलर की वेव की जो लंबाई होती है, वेवलेंथ होती है, वो अलग अलग होती है। उसके बाद उन्होंने और एक बात बताई जो न्यूटन ने भी बताई थी, यही सेम चीज। व्हेन आई इंटर्ड इन द लाइट, यहां से मैं मिटा रहा हूं, आप ये लिख लेना। व्हेन लाइट इंटर्ड इन आइज गेट सेंसेशन। अब ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई डिस्कशन करना है। आंखों पे लाइट गिरेगी तो हमें सेंस होगा, बस ये बात है। लेकिन हाइगेंस की थ्योरी में भी कुछ इश्यू थे। यहाँ पे पार्शियल, ये मिटा दूँ अब सब, ये लिख लिया है, फ्रेश पेज पे लिखता है, ये हो गया, समझ में आ गया। लाइट्स ट्रांसफर होती है, ये भी हमें पता है। डिफरेंट कलर हमें इसलिए दिखते हैं कि हर वेव की साइज़ क्या होती है, अलग अलग, उसकी वजह से ही हमें वो होता है। आंखों पे लाइट गिरेगी तो हमें सेंस होगा। ये थ्योरी समझने के बाद ही हम डायरेक्टली हाइजीन के प्रिंसिपल और कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ सकते हैं। मिटा दो इसको। नेक्स्ट, हाइगेंस की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, मैं लिखता हूँ उसको, ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। कुछ ड्रॉबैक थे। could not explain रिफ्लेक्शन, पार्शियल नाम दे देता हूं मैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। यहां पे इस थ्योरी में वो पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इसके बारे में नहीं बता पा रहे थे।
इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं है, ये ड्रॉबैक्स है। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू अदर थ्योरीज हाइगिन्स प्रिंसिपल सबसे अच्छा है और सबसे असरदार है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा दे देते हमें। इसके लिए आज भी हाइगिन्स के प्रिंसिपल पे भी काम किया जाता है। हाइगिन्स का और एक ड्रॉबैक है उस थ्योरी में, जो बाद में किसने अपग्रेड की, फ्रेजनेल ने उसको अपग्रेड किया, और एक उसके दोस्त से नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। शायद मैक्सवेल वगैरह ने किया होगा, पता नहीं, लेकिन फ्रेजनेल तो था ही। इन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट, ये ड्रॉबैक्स में बता रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडिया। डेंसर मीडिया मतलब सॉलिड, कांच है ना, थोड़ा पानी बीनी को हम डेंसर मीडिया मान सकते हैं, उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, ऐसा इनका कहना था। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडिया एज कंपेयर टू रेयरर मीडिया। ये भी गलत है, ऐसा इनको लग रहा था, ऐसा इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई डेंसर मीडिया में लाइट का स्पीड ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रेयरर मीडिया। वो बाद में गलत साबित हुआ, ऐसा नहीं। तो ये ड्रॉबैक्स थे, लेकिन उन्होंने कुछ जो पॉइंट है, कुछ आईएमपी पॉइंट ऐसे दिए कि जिसकी वजह से हमें हाइगिन्स की थ्योरी पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ जो है ड्रॉबैक। अब हम बात करेंगे हाइगिन्स के प्रिंसिपल पे। ये बस कभी स्टेट बोर्ड या एग्जाम में आ जाए सीबीएसई एनसीईआरटी के, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मिटा दे, ये ऐसा नहीं है। ठीक, आगे बढ़ता है। स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, इसके बारे में हमें जानना है। उसके पहले हम पढ़ लेंगे हाइगिन्स के प्रिंसिपल को, या चाहिए तो हम स्पेरिकल वेव फ्रंट और इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग लगा दो, स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, ये थ्योरी भी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता चाहिए। वेव, हेडिंग लगाना है पहले वेव, फिर इन चीजों पे जाएंगे। मानो कि एक लाइट सोर्स है, क्या मानना है, एक लाइट सोर्स, ये एक लाइट सोर्स है, और टाइनी लाइट सोर्स, कुछ भी मान लो, आप बल्ब मान लो, सूरज मान लो, एक डॉट मान लो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें से लाइट निकल रही है। ये लाइट का क्या है, वेव, ये वेव है, बराबर है। तो लाइट ओमनी डायरेक्शनल है, हर दिशा में जाती है, तो इधर भी लाइट ने ट्रैवल किया, लाइट ने इधर भी ट्रैवल किया, लाइट ने इधर भी ट्रैवल किया। एक ही सोर्स से निकल रहा है ना लाइट, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में बात कर रहे हो तो हम सी से दिखाते हैं, उसको वी से नहीं दिखाएंगे। डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, यस, डिस्टेंस इज इक्वल टू सी टी। तो मानो कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी टी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना, सी टी। कोई भी एक सोर्स, वो सूरज से मान लो, या एक टॉर्च का लाइट मान लो, या कोई डॉट लाइट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी टी। कैसे निकाला डिस्टेंस हमने, स्पीड ऑफ लाइट, भाई यही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। खाली वेलोसिटी को, अभी लाइट के बारे में बात करेंगे तो वी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी। ये डिस्टेंस है तो हमने भी क्या ले लिया, डी, और टाइम टाइम है, तो इसको यहाँ भेज दो तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस, कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगी वो सी टी करेगी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी टी। ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी टी। ये भी कितना डिस्टेंस, सी टी। तो मैं ऐसे यहाँ से भी वेव, यहाँ से भी वेव, यहाँ से भी वेव, ऐसे सारी वेव के पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ, सारी वेव के पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। यहां से एक नई डेफिनेशन स्टार्ट होती है, उस डेफिनेशन का हेडिंग लगाएंगे हम वेव फ्रंट। दिस इज रियली एमपी, वेव फ्रंट लिखना है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट reached simultaneously लोकस ऑफ, लोकस मतलब क्या, लोकस का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट कि जहां पे कुछ होने वाला है। तो भाई यहां पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूं एक इमेजिनरी सर्कल, यहां पे सारी वेव एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, रीच, पहुंच रही है, इन सेम फेज, एक ही स्थिति में। आई बात समझ में, देखो यहां से निकली और यहां पे एक पूरा वेव कंप्लीट हुआ, यहां से निकली, यहां पे भी पूरा वेव कंप्लीट हुआ, यहां से निकली पूरा वेव, सेम यहां पे भी।
ऐसे सारे जो पॉइंट है, यहां से भी एक वेव निकली होगी, यहां से निकली होगी वेव, यहां से निकली होगी, ऐसी सारी वेव जो तरंगे निकली है उनके अगर पॉइंट को मैं जोड़ दूं और मैं यहां से उसको देखूं तो मुझे वेव का क्या दिखेगा, फ्रंट साइड। लेकिन इस पॉइंट पे जो वेव की कंडीशन है, पूरा वेव कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से दूसरी निकलने वाली वेव भी यहां पे क्या हो जाएगी, पूरी। यहां से निकलने वेव भी यहां हो जाएगी पूरी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोर्स क्या है, सेम। तो ऐसे सारे पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका लोकस जो होगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट रीच साइमल्टेनियसली इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ऐसे लग रहा है कि वेव का फ्रंट है और हर पॉइंट की जो कंडीशन है, फेज है, फेज मतलब क्या होती है, स्थिति। फेज का मतलब क्या लेते हैं हम यहाँ पे, स्थिति। सेम कंडीशन में सारे पॉइंट किस कंडीशन में, सेम। इसको हम बोलते हैं वेव का फ्रंट। जो वेव आ रही है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे मुंह पे जो लाइट आ रही है वो अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, मानो ये लाइट आ रही है, यहाँ से मैं कट कर दूँ, तो सारे जो लाइट के पॉइंट होंगे, फोटॉन्स होंगे, उनकी फेज क्या होगी, सेम। अगर वो सेम सोर्स से निकले होंगे तो। अलग अलग सोर्स से 10-12 लाइट लगी है तो सबकी फेज क्या हो सकती है, अलग अलग। कुछ की सेम हो सकती है, ठीक है ना, धीरे धीरे जाएंगे। पहले इस चीज को समझो, व्हाट इज वेव फ्रंट, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का इंग्लिश वर्ड का मतलब क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे कुछ होने वाला है या जहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसे सारे वेव जो निकली, कितनी वेव निकलेंगी, इन्फानाइट। सारी वेव के अगर पॉइंट को हम जोड़ दें जो सेम फेज में हो, जो साइमल्टेनियसली आ रही हो, ऐसे पूरे लोकस को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये समझ रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल, perpendicular distance to wave front, perpendicular distance to wave front is called wave normal। आप चाहिए तो ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हो, नॉर्मल ड्रॉन टू wave front, normal drawn to wave front is called wave normal। वेव नॉर्मल समझने की कोशिश करो। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूं, देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। एक सोर्स लिया, एक लाइट का सोर्स लिया, जैसे सूरज है, सूरज से निकलने वाली ये वेव है, यहां से निकलने वाली ये वेव, यहां से निकलने वाली वेव, यहां से निकलने वाली, और सबको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। एक ही सोर्स है तो लाइट की रे की या लाइट की वेव की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम। ये लाइट की वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ct। कैसे निकाला हमने, ऐसा। तो ये भी ct डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये भी ct करेगी, मतलब हर वेव सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसका मतलब यहाँ के लाइट के फोटोन की जो कंडीशन होगी, सेम यहाँ के लाइट के फोटोन की भी होगी, यहाँ के लाइट के फोटोन की भी होगी। ऐसे सारे पॉइंट को जब हमने ज्वाइंट किया तो उसको क्या बोला हमने, वेव फ्रंट। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट साइमल्टेनियसली रीच इन सेम फेज, दिस इज कॉल्ड एज वेव का फ्रंट। आई बात समझ में, वेव का फ्रंट। अगर हम उसी वेव फ्रंट को एक नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ कर दे, नॉर्मल। यहां ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, यहां ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल है ना, जो परपेंडिकुलर बना देता है वेव के साथ। तो नॉर्मल ड्रॉन टू वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट ना, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अगर उसको नॉर्मल ड्रॉ कर दे, एक सीधी लाइन मार दे अंदर से जो 90 डिग्री बना के जा रही है उसके साथ, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, वेव नॉर्मल। ये समझना है ना, बहुत जरूरी है, तब ये चैप्टर पकड़ में आएगा। ये चैप्टर पकड़ने के लिए ये सब इमेजिन करना है। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं खुद अपना वेव फ्रंट बनाऊंगा, बना सकते हो। पूरा रूम में अंधेरा चाहिए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब सिखाया जाएगा ना तब आप बना सकते हो ये सारी चीजें। सो दिस इज वेव फ्रंट एंड दिस इज वेव नॉर्मल। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट रीच साइमल्टेनियसली इन सेम फेज, दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। एंड नॉर्मल ड्रॉन टू परपेंड 90 डिग्री की एक लाइन जब आप ड्रॉन करते हो, सेंटर से बनाते हो, तो वो होता है आपका वेव नॉर्मल। ये समझ में आ गया। सो देन वी कैन ड्रॉ द स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। अब कौन सी होती है ये वेव, कहाँ देखनी है, डे टू डे लाइफ में हम यही वेव के साथ जिंदगी बिताते हैं। सूरज की जब लाइट हमारे पास आती है तो वेव प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आती है, और ये जो ट्यूब और ऊपर जो लगा है इसकी जो लाइट या ये लाइट जो आपके मुंह पे आ रही है,
ये आपको कैसी आ रही है, स्पेरिकल वेव आ रही है। आई बात समझ में, मिटा दूँ इसको, ठीक है, फिर से समझाता हूँ, अब थोड़ा और कंसेप्ट बताता हूँ आपको। मानो कि अब जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जो स्क्रीन जिस पे पढ़ रहे हो इसकी लाइट जो है ना आपके आंखों तक आ रही है, ऐसा मानो। तो ये लाइट कैसी ट्रैवल कर रही है आपके आंखों के पास आने के लिए, स्पेरिकल। कैसे ट्रैवल कर रही है, स्पेरिकल, क्योंकि इसके बाद तुरंत हाइगेंस का प्रिंसिपल भी देखना है। तो ये लाइट वेव आपके पास आ रही है स्पेरिकली, ऐसी, ठीक है, यहाँ से आ रही है, ये आपके पास आ रही है। एक ही सोर्स से निकलने के कारण इन सारी पॉइंट की फेज क्या है, सेम, वो आपके पास आ रही है। इसका अगर आप यहाँ से इसको काट दो और सामने से देखो, मानो कि ये जो लाइट आपके आंखों पे आ रही है, आपने किसी तरह मैनेज किया और लाइट को रोक दिया, काट दिया, तो इस पॉइंट की जो कंडीशन है, इस पॉइंट की जो कंडीशन है, इस पॉइंट की जो कंडीशन है, वो क्या है, सेम। उसकी कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, सेम। तो ये वाली जो लाइन हम बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम, वेव फ्रंट। और जो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन मारेंगे ये क्या है, वेव नॉर्मल। क्योंकि कभी हम लाइट को ऐसा भी बताते हैं, स्कूल में ड्राइंग निकालते थे तो मैडम ने सिखाया नहीं, ऐसा होता है सूरज का लाइट। स्कूल में यहाँ आकर साइंस ले लिया, फिर आपको पता चला नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ऐसी होती है ऐसी ही है। ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, तो हमें थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में उसको देखना चाहिए, ठीक है। वेव फ्रंट वेव नॉर्मल हमारे दिमाग में अब आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, जो सच में आईएमपी है, वो है स्पेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। इसको कैसे ड्रॉ करना है। सूरज की रोशनी जब हमारे पास आती है, मानो ये सूरज है, आई बात समझ में, सूरज की रोशनी जब आती है तो वो वेव के फॉर्म में निकलती है। अर्थ तो कहीं पास नहीं, अर्थ बहुत दूर है। जब वो दूर से ट्रैवल करके आती है तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ये जो वेव है, ये वेव किस में बदल जाती है, स्ट्रेट लाइन में। इमेजिनरी कंसेप्ट थोड़ा, लेकिन कैसे अपीयर होती है, वेव इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी वेव है, इट सीम्स टू अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लगती है हमें वो, स्ट्रेट लाइन। तो कैसी बन जाती है वो, प्लेन। और ये कैसी होती है यहाँ पे, स्पेरिकल। डिटेल में जाएंगे, पहले ये समझो, वेव वेव ही होती है जब सूरज से निकलती है, लेकिन हमारे अर्थ तक आते आते लगभग वो इतनी बड़ी होती है कि हमें लगता है कि वो स्ट्रेट आ चुकी है। कंसेप्ट को इमेजिन करो, आई बात समझ में। तो जब वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो हमें लगती है कि वो कैसी हो चुकी है, स्ट्रेट, ऐसे हमें लगता है। अगर स्ट्रेट हो गई तो फिर वो वेव ही नहीं रही, हमें ऐसे लगता है, ताकि वेव की जो साइज है वो क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है। अब ये कंसेप्ट से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्पेरिकल वेव फ्रंट, मानो कि एक सोर्स है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी, अगर थ्योरी एग्जाम है ना तो पूछा जाता है ड्रॉ स्पेरिकल वेव, स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट, या कभी पूछा जाता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्पेरिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। एक सोर्स ले लिया हमने, यहाँ से निकलने वाली वेव बनाते हैं, यहाँ से क्या निकलने वाली बनाते वेव, ये हो गई इसकी पहली वेव, आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फोटॉन्स होंगे छोटे छोटे, अगर ये लाइट का एक वेव है, लाइट की क्या है, वेव, मानो ये सूरज है, ये फिर से समझो, ये सूरज है और सूरज से वेव निकल रही है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव, यहाँ अर्थ है हमारी, ब्लू कलर से बता देता हूँ, ये क्या है, अर्थ, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, और ये क्या है, वेव। आर यू अंडरस्टैंडिंग दी। सूरज से जब निकली तो कर्व ही थी, लेकिन अर्थ तक आते 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 हमें वो कैसी फील होने लग गई, प्लेन। कैसी फील होने लगी, प्लेन। सर प्लेन थोड़ी, वो कर्व ही है, हमें लग रहा है, क्योंकि हमारा प्लैनेट बहुत छोटा है और जो वेव है उसके हिसाब से हम क्या है, छोटे, तो हमारे सामने कैसी आई, प्लेन। उसी तरह मैं स्पेरिकल वेव को बता रहा हूँ। मानो कि हम सूरज के बिल्कुल पास है, अगर सूरज के पास है तो उसने निकलने वाली है लाइट की किरणें, तो लाइट तो फोटॉन से बनी है, लाइट किससे बनी है, फोटॉन से। तो अगर ये लाइट की कर्व रे है तो इस लाइट की रे में क्या होंगे, ये छोटे छोटे फोटॉन्स, क्या होंगे, छोटे छोटे फोटॉन्स। आई बात समझ में। तो ये भी क्या करेंगे, आगे और वेव इमिट करना स्टार्ट करेंगे, ये एक। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, ct। कितना डिस्टेंस लेता हूँ मैं, ct, एक इमेजिनरी डिस्टेंस यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ इस डिस्टेंस पे रख के मैं क्या करता हूँ, कंपास में डिस्टेंस लूंगा और इससे क्या बना दूंगा, एक सर्कल। क्या बना देता हूँ, एक सर्कल। ये भी लाइट है, यहाँ से इतना डिस्टेंस ले लिया ct, कंपास में यहाँ रख दिया, और यहाँ से भी क्या बनाया, सर्कल। फिर से ct इतना डिस्टेंस लिया कंपास में और उससे क्या बना दिया यहाँ पे, सर्कल। आई बात समझ में।
ये इमेजिनरी कंसेप्ट है थोड़ा। फिर इसके इस पॉइंट को पकड़ा हमने, इन सब छोटे छोटे पॉइंट को, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये नया वाला वेव फ्रंट है। ये क्या है? नया वाला वेव फ्रंट। ये कैसे समझेगा? जब आप हाइगेन्स का प्रिंसिपल पूरी तरह समझ लोगे। फिलहाल तो ये भाई स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनाते हैं। अगर आप इसको एक लाइन खींचोगे तो ये क्या बन जाएगी आपके लिए? वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट को 90 डिग्री में खींची गई लाइन क्या है? वेव नॉर्मल। और ऐसे हर छोटे छोटे लाइट को जो सेम फेज में हो उनको जोड़ दिया जाए और सामने से देखा जाए तो ये क्या होगा? वेव फ्रंट। ये क्या होगा? वेव का फ्रंट। सेम स्पीड से जाती वेव, तो इसलिए क्या लगता है कि वो सेम फेज में आपके पास आ रही है। लेकिन अगर अलग अलग लाइट की वेव अगर लेते हैं तो वो सेम फेज में नहीं होती, वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आ जाता है और उसको पढ़ा जाएगा इंटरफेरेंस में। ठीक है, ये हो गई वेव फ्रंट। कौन सी वाली? स्पेरिकल। इसको और रिवाइज करेंगे जब हम हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब मानते हैं कि हम प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। मानो कि सूरज की लाइट आपके पास आते आते सीधी हो गई है। क्या हो चुकी है? सीधी। ऐसी कर्व आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, और बाद में क्या हो गई? एकदम सीधी। ऐसा हमें लग रहा है। तो यहां से आगे क्या होगा? यहां से आगे हम 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और सी टी इतना डिस्टेंस लेते हैं। कितना डिस्टेंस लेते हैं? सी टी इतना डिस्टेंस लेते हैं और क्या करते हैं? सर्कल, हाफ सर्कल। यहाँ से सी टी डिस्टेंस ले लिया और कितना सर्कल ड्रॉ करेंगे? हाफ सर्कल। यहाँ से सी टी इतना डिस्टेंस ले लिया हमने कंपास में और उससे क्या ड्रॉ करेंगे? हाफ सर्कल। इस सी टी इतना डिस्टेंस ले लिया, क्या ड्रॉ करेंगे? हाफ सर्कल। और इसके आगे वाले जो पॉइंट है ना, ये इस पर क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये क्या हो गया? हमारा नया वेव फ्रंट। ये उसके पहले का वेव फ्रंट, ये उससे पहले का वेव फ्रंट, ये उससे पहले का वेव फ्रंट। अगर सर और आगे वाला वेव फ्रंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, फिर से सी टी इतना डिस्टेंस लेना है, फिर कर्व ड्रॉ करनी, सी टी इतना डिस्टेंस लेना है, कर्व ड्रॉ करनी, सी टी इतना डिस्टेंस लेना है, कर्व ड्रॉ करनी, फिर से सबको जोड़ दो। ये क्या हो गया? नया वाला वेव फ्रंट। अब ये सब कुछ समझने के लिए हम पहले अब फोकस करेंगे हाइगेन्स के प्रिंसिपल पे, क्या हाइगेन्स ने हमें क्या कहा। ठीक है, बिठाऊं इसको? समझ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, हेडिंग लगाते हैं हाइगेन्स का प्रिंसिपल। हाइगेन्स, ह्यूजेंस, जो भी कहना है कहो आप। हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्या आपको ये वर्ड समझ रहे हैं? वेव फ्रंट क्या होता है, वेव नॉर्मल क्या होता है, ये समझ में आ गए? क्योंकि अभी ये वर्ड यूज करने वाले। एवरी पॉइंट, प्रिंसिपल है उसका, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, every point on wave front acts as secondary source। अब वेव फ्रंट आपको समझ गया। every point on the wave front acts as a secondary source and emits secondary wave in all possible direction, every point on the wave front acts as a secondary source and emits the secondary wave in all possible direction। ये पहला है। और इसी प्रिंसिपल में वो कह रहा है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो कह रहा है, सेकेंडरी wavelets are effective in forward direction only। बस इतना समझ जाए ना तो ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा और ये काफी इजी है, समझ में भी आ जाएगा, डोंट वरी। हाइगेन्स ने कहा वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे काम करेगा? सेकेंडरी वेव सोर्स के फॉर्म में काम करेगा। सेकेंडरी सोर्स, उसको लगेगा मैं ही सोर्स हूं, समझाता हूं। एंड इमिट सेकेंडरी वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एंड सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। चलो वेव फ्रंट बनाते हैं फिर से। मानो कि एक ऐसा लाइट का सोर्स है जो अकेला है, या उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी लाइट का सोर्स, प्राइमरी सोर्स। कुछ भी मान सकते, सूरज मानो, बल्ब मानो, या कुछ भी चीज मानो। ये प्राइमरी, जिससे लाइट बन रही है, लाइट आ नहीं रही है, ये लाइट खुद बना रहा है, जैसे सूरज लाइट बना रहा है।
ठीक है। अब इससे वेव निकलेगी, मानो इधर भी एक लाइट की वेव निकली, इधर भी एक लाइट की वेव निकली, इधर भी एक लाइट की वेव निकली, इधर भी एक लाइट की वेव निकली। अब मैं स्ट्रेट लाइन से बता रहा हूँ, मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है ना वो ct है। कितना डिस्टेंस है ये? ct। डिस्टेंस समझ रहे हो? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन लाइट के बारे में जब पढ़ रहे तो वेलोसिटी को क्या लेते हैं हम? c। स्पीड ऑफ लाइट किस में लेते हैं? c में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अगर चाहिए तो टाइम को कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। तो मैंने कितना डिस्टेंस ले लिया? ct। यहाँ भी कितना ले लिया? ct। यहाँ भी कितना ले लिया? ct। यहाँ भी ct। ये लाइट की रे है और ये लाइट के फोटॉन्स है, छोटा सा लाइट। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट के लोकस को जोड़ दूं या सारे पॉइंट को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये वेव फ्रंट। क्या बनेगा? वेव का फ्रंट। क्या बनेगा? वेव का फ्रंट। वेव का वो झुंड, वेव का वो समूह, वेव के वो सारे पॉइंट जो कैसे हैं? इन सेम फेज। कैसे? ये इन सेम फेज। ऐसे ही होता है ना। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो जब सारे बच्चे सेकंड स्टैंडर्ड में जाएंगे तो सबकी फेज क्या है? सेम। हर एक बंदा कितने ईयर से ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? 1 ईयर से। तो जब वो यहाँ थे तो सारे साथ में जा रहे थे, यहाँ भी थे तो सारे साथ में जा रहे थे, और यहाँ भी, तो सबकी फेज क्या होगी? सेम। क्या होती लाइट की फेज? एक तो भाई पॉजिटिव या एक तो निगेटिव। वैसे तो डिटेल में अलग अलग फेज हो सकती है, लेकिन प्लस फेज माइनस फेज, तो सभी सेम फेज में। और ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है इसको क्या बोलते हैं हम? वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल, ये बात आपको आ रही है अभी, ऐसा मानते हैं। तो ये वेव फ्रंट है। इन्होंने क्या? एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, मानो ये पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये लाइट का वो पॉइंट ये भूल जाएगा कि मुझे भी किसी ने बनाया है। क्या भूल जाएगा वो? मुझे किसी ने बनाया। इसको ये लगेगा कि कोई सूरज बीरज, कोई बल्ब बिल नहीं होता, मैं ही लाइट हूं। मुझे किसी ने बनाया बिनाया नहीं है, मैं ही लाइट हूं और मैं ही दुनिया को रोशनी दे रहा हूं। और वो क्या करने लग जाएगा? अपनी वेव बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी वेव। वो बोलेगा मुझे किसने बनाया पता नहीं, लेकिन मैं ही मैन हूं, और वो अपनी वेव बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी वेव। ये बोलेगा हाँ मुझे किसने बनाया वो पता नहीं, लेकिन मैं हूं, मैं ही कौन हूं? सोर्स। और वो खुद को क्या मानने लग जाएगा? सेकेंडरी सोर्स। वो भूल चुका है कि मुझे भी कोई बनाने वाला, और खुद को ही क्या मानने लग जाएगा? वो सेकेंडरी सोर्स। और वो अपनी क्या करेगा? खुद की वेव इमिट करेगा। ये भी अपने को सेकेंडरी सोर्स समझेगा और खुद की वेव इमिट करेगा। ये भी अपने को सेकेंडरी सोर्स समझेगा और खुद की वेव इमिट करेगा। लेकिन जब ये वेव इमिट करेंगे तो इनकी भी वेव में हजारों पार्टिकल्स होंगे। इनकी भी वेव में क्या होंगे? हजारों पार्टिकल्स। तो मैं इस पार्टिकल्स को पकड़ लेता हूं। ये देखो, ये एक्चुअली किससे बने हैं? इस फोटोन से। और ये फोटोन किससे बना है? प्राइमरी सोर्स से। सो दिस इज प्राइमरी सोर्स। और ये जो फोटोन से, ये जो लाइट के कण है, ये जो लाइट के पॉइंट्स है या बिंदु बोलता हूं मैं, ये खुद की क्या करेंगे? वेव बनाएंगे। वो भूल चुके हैं कि मुझे भी किसने बनाया, और खुद को क्या समझेंगे? सेकेंडरी वेव। अब सेकेंडरी वेव क्या इमिट करेगा? सेकेंडरी वेवलेट। क्या इमिट करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो ये सेकेंडरी वेव बनाई उन्होंने। वो भूल चुके हैं कि हमने किसी को बनाया, लेकिन ये सेकेंडरी जो वेव है ये भी तो हजारों हजारों लाइट के बनी होगी। इसके हम कुछ ये पॉइंट्स ले लेते हैं, ये वाले, इनकी फेज क्या होगी? सेम। और फिर हम उनको ही जोड़ देते हैं। बताओ ये क्या हो गया? फिर से न्यू वेव फ्रंट बन गया। न्यू वेव फ्रंट। मैंने उनसे जाके पूछा कि तुमको किसने बनाया? उन्होंने कहा हमें किसने नहीं बनाया, हम खुद ही सोर्स हैं। कौन बोलने लग जाएगा? ये। जबकि हमें पता है ये सोर्स नहीं, इनको इन्होंने बनाया, इनको इसने बनाया। तो कहेगा नहीं हमें किसी ने नहीं बनाया, हम ही खुद क्या है? सोर्स। तो मैंने पूछा अब क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम अपनी वेव फ्रंट बनाएंगे। इन्होंने भी क्या इमिट करना स्टार्ट कर दिया? वेव। इन्होंने भी स्टार्ट क्या कर दिया? वेव। लाइट ऐसा होता है, लाइट मेन सोर्स से जो निकलता है उसके हर एक फोटोन को लगता है कि वही सोर्स है, और वो खुद की वेव बनाता है। ये भी क्या बनाएगा? अपनी खुद की वेव। लेकिन क्या आपको एक बात समझ में आ रही? मैं बैक साइड में वेव नहीं बना रहा। कहाँ बना रहा हूं? इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए दूसरा, सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रैक्टिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव बनते हुए दिखी नहीं, या बनी होगी। वेव का डिस्टर्बेंस जब बना होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया है? कैंसर। प्रिंसिपल तो चिंदी 2 मिनट में लिख लिया, प्रिंसिपल नहीं समझना है। उसके डीप में उनको हमारे दिमाग में क्या डालना चाहते हैं ना वो समझा रहे हैं। सो प्राइमरी सोर्स इमिट सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स के जो
वेव फ्रंट है वो उसके हर पार्टिकल को लगेगा कि मैं ही सोर्स हूँ, और वो खुद को कौन सा सोर्स मानने लग जाएगा, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स स्टार्ट टू इमिट हिज ओन वेवलेट्स, ये खुद के क्या करेंगे, अपनी वेवलेट्स बनाएंगे। उस वेवलेट के हर एक पार्टिकल को क्या लगेगा, जैसे कि मैं ये वेवलेट बताता हूँ, देखो ये सोर्स से बनी है, ये वेवलेट है, इसने अपनी वेव बनाई, ये देखो ये वाली, और इसके हर पार्टिकल को क्या लगेगा, नहीं नहीं मैं ही मेन सोर्स हूँ, और वो क्या करेगी, अपनी वेव इमिट करना स्टार्ट करेगी, ये फिर से अपना वेव फ्रंट बनाएंगे। ऐसा हर इसमें होने वाला है। इसलिए लाइट क्या होती है, आगे 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 बढ़ती जाती, पीछे नहीं बढ़ती। कहाँ बढ़ती है, आगे। अगर मैं, मेरे हाथ में ऐसी टॉर्च है, अगर मेरे हाथ में एक टॉर्च है, तो टॉर्च की लाइट बैकवर्ड जाएगी या फ्रंट में जाएगी, कोई भी थ्योरी ये नहीं बताने को रेडी कि लाइट बैक में जाएगी, लाइट कहाँ जाएगी, फ्रंट में। तो लाइट की वेव क्या करती है, इस पॉइंट को लगता है मैं ही सोर्स हूँ, वो अपनी वेव बनाता है। उसके हर पार्टिकल को लगता है नहीं मैं ही सोर्स हूँ, वो अपनी वेव बनाता है। इसके हर पार्टिकल को लगता है मैं ही, समझ रहे हो। ऐसे एक, जैसे कि वो सनफ्लावर आता है ना, वैसे सीड पे सीड आगे आगे क्या होती है, डेवलप। यही हाइगिन्स ने कहा, लेकिन कहाँ बढ़ेगी, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज हाइगिन प्रिंसिपल, फिर से समझो। एवरी पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट, तो पहले क्या क्लियर होना चाहिए, वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट वो चीज है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट रीच साइमल्टेनियसली इन सेम फेज। लाइट के वो बिंदु या वो पॉइंट जो सेम कंडीशन में साइमल्टेनियसली रीच हो रहे हैं। सर क्यों साइमल्टेनियसली, क्योंकि भाई लाइट का रे का स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ct। क्यों, हर लाइट की रे का जो स्पीड है वो क्या है, सेम। तो अगर कोई गाड़ी 10 गाड़ियां रेस लगी और सेम स्पीड से जा रही है, तो वो आगे पीछे पहुंचेगी या सेम स्पीड से पहुंचेगी, सेम स्पीड से। उसी तरह ये लाइट के रे सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और स्पीड होता है 3 × 10⁸। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ct। तो ये भी ct, ये भी ct, ये भी ct। अब इनको लगेगा कि हम ही लाइट है, या अपनी वेव बनाएंगे। जैसे वो बना होता है ना, ऐसा कभी कभी बच्चों को लगता है कि पापा से ज़्यादा हम ही टैलेंटेड है, ये वो भूल जाते हैं कि वो हमारे पापा है। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो वो उनके बच्चों को लगता है नहीं हमारे पापा बुद्धू है, हम ही टैलेंटेड है, बस वैसा ही। तो ये जैसे ही लगेगा कि हम लाइट बनाएंगे, जैसे इन्होंने लाइट क्रिएट की, उस लाइट के उस वेवलेट के हर पॉइंट को लगता है कि वही सोर्स है, और वो अपनी वेव बनाना स्टार्ट करता है। फिर उसके हर पॉइंट को लगता है वही वेवलेट है, वो बनाने लगता है। इसी तरह लाइट क्या होती है, प्रोपोगेट, बट किस सेंस में, ओनली इन फॉरवर्ड सेंस, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही हाइगेंस ने बताया, और यही थ्योरी इंडस्ट्री में या साइंस में सबसे फेवरेबल थ्योरी है। ये थ्योरी सबसे फेवरेट है। तो ये रहा हाइगेंस का प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल पूछा जाए कभी एग्जाम में थ्योरी, तो ये आपको लिखना है, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड इमिट द सेकेंडरी वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बट ओनली इन फॉरवर्ड सेंस, या ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ओनली दे आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। ओके, ये दिमाग में आ गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन का लॉ सबको पता है, लेकिन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल करना है। इसके कभी डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जेईई नीट में सवाल भी आता है, तो हम डेरिवेशन भी पूरा पढ़ लेंगे, ताकि कॉन्सेप्चुअल एडवांस के लिए हमें इसकी हेल्प होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन का लॉ सबको पता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरता है, लाइट रे विल फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर वो वहाँ पे गिरा, एंगल आई, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल, तो लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये थ्योरी अब सिखाने की जरूरत नहीं, स्कूल लेवल पे आपकी हो चुकी है। लेकिन हम अब लाइट नहीं गिराएंगे, हम वेव फ्रंट गिराएंगे पूरा। क्या गिराएंगे, वेव का फ्रंट। मतलब बहुत सारी लाइट रे आ रही है यहाँ पे, बहुत सारी लाइट रे आ रही है, और हम उसका क्या लेंगे, पूरा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट गिरेगा और रिफ्लेक्ट होके जाएगा, और इससे ही हम स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। हमें अब लाइट नहीं गिराना है, लाइट का रे नहीं चाहिए, लाइट का वेव फ्रंट चाहिए, पूरा लाइट का बंच, ये वाला। मतलब इसमें आने वाले हर एक रे का सेम साइमल्टेनियसली सेम फेज वाला पॉइंट, तो ये पूरा बंच यहाँ आएगा, सरफेस पे गिरेगा और रिफ्लेक्ट होके जाएगा। वो हमें लॉ देखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन सबको पता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे कैसा नेचर बताती, गिरने के बाद जिस एंगल से गिरी है उसी एंगल से चली जाती। ये भी हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल पे अगर आ एंगल से गिरी है तो उसी सेम एंगल से आर से वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये लाइट का नेचर है। लेकिन अगर यहाँ पानी रहा तो, वाटर,
क्या लाइट रे ऐसा बिहेव करेगी? नहीं। जब लाइट रे यहाँ गिरेगी तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? मीडिया बदल गया। ये वाटर, ये एयर है। अगर जैसे ही वाटर में जाएगी, वाटर बोलेगा हम हवा की तरह नहीं, हमारा नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हवा में कम एटम है और पानी में ज़्यादा एटम है। आई बात समझ में? ये तो उसी तरह हो गया कि एक लड़की की शादी होने से पहले वो घर पे 9 बजे उठती थी, फिर मम्मी उसको चाय कॉफ़ी, फिर 12 बजे नहाना, आराम से क्लास जाना, कॉलेज जाना, टाइम पास। क्या शादी के बाद वो वही कर पाएगी वहाँ पे? नहीं। मीडिया चेंज। दिस इज होम एंड दिस इज ससुराल। दिस इज कॉल्ड ससुराल। ससुराल सिमर का ऐसे टीवी में सीरियल वगैरह थी, पता नहीं अभी है या नहीं है। तो भाई बेंड होना पड़ता है। आपके घर पे हो तो मस्त सोफे पे हाथ डाल के तंगड़िया बिंगड़िया आगे करके बैठ सकते हो। जब आप क्लासरूम में या कॉलेज में या ऑफिस में होते हो तो ऐसे ही बैठता, अरे ला रहे भैया चाय, नहीं, चाय नहीं आएगी आपको, ऑफिस में काम करना पड़ेगा। यू गेट सैलरी ना, तो वहाँ पे बहुत इज्जतदार तरीके से। घर पे बनियान पहन के घूम सकते हो। कितने लोग आपने देखे कि सुबह बनियान टॉवेल लगा के ऑफिस में चले गए? वो स्विमिंग पूल के कर सकते हैं। मीडिया बदल गया तो किसका मानना पड़ेगा लाइट को? मीडिया का। भाई झुक के रहना पड़ा उसको। यहाँ पे अगर मानो पानी नहीं होता तो कैसा जाता? सीधा। पानी आया, पानी ने उसको क्या कर दिया? झुका दिया, मतलब बेंड कर दिया। झुका दिया मतलब बेंड। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स मतलब वैल्यू और रिफ्रैक्टिव मतलब बेंड होना। बेंड समझना, झुक जाना, बेंड होना, बेंड होने की वैल्यू। पानी है तो पानी में इतना बेंड हुआ। अगर मैं ऑयल ले लूँ तो क्या ऑयल में कम बेंड होगा? नहीं, ऑयल में और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। ऑयल में क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बेंड। इसका मतलब मीडिया डिसाइड करता है कि लाइट को कितना झुकाना है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? झुकाने की वैल्यू। लेकिन हम नहीं झुकते क्योंकि हमने पुष्पा मूवी देख के रखी, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन मीडिया बदलते ही क्या होता है? झुकना पड़ता है। क्यों? नेचर है ऐसा उसका। आई बात समझ में? अब हो सकता है कि कॉलेज रोड घूमते हो कैसा चलो, लेकिन जैसे ही मानो आपके टीचर आपको मिल गए कॉलेज के, तो आप क्या? अरे गुड मॉर्निंग सर, यस सर, या ऐसे बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, हाँ सर, हाँ नहीं, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा होता है। वैसे लाइट का नेचर है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है अभी, हम पहले क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चले आगे। चलो, इसके लिए हमें ड्राइंग निकालना पड़ेगा, थोड़ा बना देते हैं। चलो अच्छे से ध्यान देना, इसकी डायग्राम निकालने का भी अपना तरीका है। अब मान लेते हैं कि लाइट गिर रहा है उसके ऊपर। लाइट क्या हो रहा है? गिर रहा है। थोड़ा सा अच्छा देना क्योंकि ज्योमेट्री का वाला सवाल है पूरा, तो प्रॉपर ज्योमेट्री आनी चाहिए। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे हम लाइट गिराने वाले, और लाइट नहीं गिराने वाले, वेव फ्रंट गिराने वाले पूरा। ठीक है, ड्राइंग निकालने का भी अपना तरीका है। ये वेव फ्रंट है, क्या नाम है इसका? ए, और इसका नाम है बी। ये पूरा वेव फ्रंट मतलब लाइट का पूरा झुंड आगे आया, आगे आया, आगे आया और यहां पे गिरा इस पॉइंट पे। तो जब ए आएगा, ए पहले टकराएगा या बी पहले टकराएगा? ए, क्योंकि ऐसा आया ना, तो सबसे पहले कौन टकराएगा? ए, और बी आया तो ए टकराएगा। जब ए यहां पे टकराएगा तो बी कहां होगा? बी कहां होगा? ऊपर, यहां पे कहीं। इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। तो वेव फ्रंट कहां आ गया आपका? यहां पे। लाइट की रे नहीं आई, लाइट की रे का पूरा झुंड आया और टकराया। ये एक मिरर है मानो, और ये कौन सा सरफेस बोलते हैं हम उसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे टकराया। आई बात समझ में? जैसे ही ए टकराया होगा, ए अब क्या होने वाला है? रिफ्लेक्ट। लेकिन बी को अभी भी कहां जाना है? सरफेस के पास। ए तो टकरा गया कांच पे, लेकिन बी को और ट्रैवल करना है। दोनों भी लाइट है, दोनों का भी स्पीड क्या होगा? सेम। आई बात समझ में? अब क्या करना है? इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? सी। कंपास में हाफ से भी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना है और क्या करना है? एक हेमिस्फीयर बना देना है। आई बात समझ में? पहले हमने क्या किया? ड्रॉ वेव फ्रंट, ड्रॉ वेव फ्रंट, बराबर है। उसको इंसिडेंट होने देना है। टेक हाफ डिस्टेंस, मोर देन हाफ डिस्टेंस इन कंपास, ठीक है। एंड ड्रॉ
ड्रॉ हेमी सर्कल, हेमी सर्कल बोलता हूँ मैं उसको, हेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए से हेमिस्फीयर बनाएंगे। तो कंपास में ये जो डिस्टेंस है AC उससे थोड़ा सा कम, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया और क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल, ये बना दिया सेमी सर्कल। आई बात समझ में? ये ड्राइंग किताबों में एज इट इज दी है, लेकिन उसका ज्योमेट्री कैसे बनता है वो हम सीखना चाहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, C पॉइंट से एक टेंजेंट निकाल देता हूं, उस पर क्या निकाल देता हूं, टेंजेंट निकाला, टेंजेंट ड्रॉ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट में ड्रॉ टेंजेंट, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं कि कैसे आया, भूल जाए तो ये ज्योमेट्री यूज कर लेना। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से एक टेंजेंट निकाल दिया। अब यहां से A पॉइंट जो है ये लाइट रे पहले गिरेगा और B ऊपर है। अब लाइट A को ऊपर तो जाना पड़ेगा, B नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा B? क्योंकि B अभी तक कांच पे गिरा ही नहीं है, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब क्या हो गया, अब तो प्रॉब्लम हो गया। A और B को अभी साथ रहने का हक नहीं है। A को अपने अगले वाले रास्ते के लिए निकलना पड़ेगा और B अभी भी हवा में ही है, कांच पे गिरा नहीं। तो A और B में बात हुई। A ने कहा अब मैं तो सरफेस पे गिर चुका हूं, मुझे जाना पड़ेगा। B ने कहा नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। B ने क्या कहा, मुझे छोड़ के मत जाना। A ने कहा दिस इज रूल, अगर लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो जाना तो पड़ेगा। B ने कहा मुझे भी लेके जाओ, मैं गाड़ी पे बैठूंगी ऐसे। उसने कहा नहीं, रूल इज रूल, जब तक तू गिरेगी नहीं तब तक मेरे साथ आ नहीं पाएगी। फिर जुदाई का मौसम आ गया, फिर उन्होंने वादा किया आज तो हम बिछड़ रहे, जैन सर हमें बिछड़ा रहे, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे। तो ये B ने कहा जरूर, मैं जा रही हूं, मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगी, CT, तू भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना, CT, हम CT डिस्टेंस पे मिलेंगे, सिटी के बाहर। आई बात समझ में? तो जैसे ही A गिरा, A ने अपना डिस्टेंस, अब इस टेंजेंट वाले पॉइंट को नाम क्या देता हूं मैं, D। A यहां से निकला और आगे जाने लग गया और B भी आगे जाने लग गया। अब वो जुदा हो चुके हैं, समझ रहे? A लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है और B अभी भी ट्रैवल कर रहा है। आई बात समझ में? तो A यहां से निकला और कहां से चला गया, मुझे यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। A यहां से निकला और कहां से चला गया, D में से आगे चला गया। आई बात समझ में? A कहां से निकला, D तक जा रहा है। तो जैसे ही वो यहां से आगे ट्रैवल कर रहा था तो B भी कहां आ रहा था, नीचे, और A का लाइट रे कहां जा रहा था, ऊपर। B आ रहा था नीचे, A जा रहा था ऊपर। जैसे ही A D तक पहुंचा, जैसे ही A लाइट रे D तक पहुंचा, B लाइट रे कहां तक पहुंच चुका था, C तक। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, A ने D तक जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, CT तक, और B ने C तक जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, CT। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम। जैसे ही ये गिरा तो देखो फिर से मिल गए, यहां पे दिख रहा है। अब तुरंत C ने D से कहा, याद आया मैं C नहीं हूं, मैं पहले का कौन हूं, B, और D ने भी कहा मैं D नहीं हूं, मैं पहले का कौन हूं, A। फिर से मिल गए, नई सिटी, नई लोकेशन। पहले कहाँ मिलते थे, AB में, और यहाँ पे टकरा है। A तो बोला मुझे जाना पड़ेगा, B ने बोला मुझे तो अभी तक गिरना है। तो जैसे ही B C तक गिरा, A कहाँ से पहुँच गया है, A से D तक, और फिर दोनों मिले और वापस दोनों ट्रैवल करने लगे, नाम बदल गया, CD। सो वेव फ्रंट गिरा और वेव फ्रंट चला गया। यहाँ पे हमें मैथ सॉल्व करना है और उसका भी एक शॉर्टकट टेक्निक है जो आपको बताऊंगा तो आ जाएगा। आई बात समझ में? समझ रहा है? ठीक है, फिर से एक बार मिटा के एक बार बताता हूँ। मेरे ख्याल से आपको इसको कॉपी करना चाहिए, ये आप कॉपी कर लेना और फिर इसको मैं एक बार और बताता हूँ, तब आपके दिमाग में आ जाएगा। मिटा दे इसको। देखो, सबसे पहले लेना एक सरफेस, सरफेस पे हमें लाइट रे नहीं गिराना है, वेव फ्रंट देना है। थोड़ा ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट लेना है हमें। कैसा? ऑब्लिकली इंसिडेंट। अभी आप स्केल से करना अच्छे से, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि ये डायग्राम अच्छी आए। चलो, ये जो वेव का फ्रंट था, मैंने यहाँ से देखा तो मुझे लाइट का फ्रंट दिखा, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस नाम को दे दिया B। अब ये फ्रंट जब आएगा तो सबसे पहले जमीन को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट कौन करेगा, A। लाइट रे कहाँ आ गया, A पे, और तब B कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री में यहाँ पे B होगा। अब लाइट रे A तो वहाँ गिर चुका है, रूल के हिसाब से जो सरफेस पे हिट करेगा उसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, लेकिन B अभी भी क्या है, हवा में। अब वो जब तक जमीन पे नहीं गिरेगा रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगा।
अब दोनों का डिस्कशन हुआ, ए और बी को अब साथ रहना या जुदा होना है, जुदा होना पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल ज्योमेट्री यूज करते हैं। दिस पॉइंट कंसिडर एज ए पॉइंट, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस इन कंपास, हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लो, यहां तक लेते हैं, और उससे क्या बना दिया हमने, एक सेमी सर्कल। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करोगे तो फिर ये लॉ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अब मैं सी पॉइंट से एक टेंजेंट बना देता हूं, सी पॉइंट से क्या बना देता हूं, एक टेंजेंट। आई बात समझ में? हेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनाया, हाफ सर्कल कंपास में हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लिया, सर्कल बनाया, और सी पॉइंट से एक क्या बना दिया, टेंजेंट। अब जो ए गिरा है, ए बी को टाटा करके आगे निकल जाएगा उस पॉइंट से जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है, और उस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे हम, पॉइंट डी। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, सेमी सर्कल निकाला, सी से एक टेंजेंट मारा, उसी से सी चला जाएगा। लेकिन बी उस समय क्या कर रहा है, जब ए से लेके डी तक आ रहा था, तब बी पॉइंट से लेके कहां आ रहा था, सी तक। तो ए से कहां पहुंच चुका है, डी तक, और बी से कहां पहुंच चुका है, सी तक। कहां पहुंच चुका है, सी तक। आई बात समझ में? जैसे ही बी यहां टच करेगा सी को, वो भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो ये यहां पे ए बी गिरे थे और रिफ्लेक्ट होके क्या बन गए, सी डी। रिफ्लेक्ट होके क्या बन गए, सी डी। बस अब इसका ज्योमेट्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल ए से, दिस इज कॉल्ड एज एम। ये इंसिडेंट एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम, आई। और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलूंगा मैं, आर। क्या बोल देता हूं, आर। अच्छे से देखना कैसे लिखा है, आई। और ये लाइट रे है, ये वाला, इसका क्या एंगल दिखाया मैंने, आर। अब मैं आपको एक है ना जुगाड़ सिखाता हूं, वो जुगाड़ दिमाग में रख लेना, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया, मैं आपको एज इट इज सिखा रहा हूं। डेरिवेशन सॉल्व, आई प्लस एम ए बी, एंगल आई प्लस एम ए बी इज इक्वल टू 90। भरोसा नहीं तो चेक करो, एंगल आई प्लस एम ए बी, क्या है 90 डिग्री लग रहा है आपको, एंगल आई ये वाला एंगल प्लस एंगल एम ए बी ये पॉइंट कितना डिग्री है, 90 डिग्री। लिख दिया मैंने, एंगल आई प्लस एंगल एम ए बी कितना है, 90 डिग्री। आई प्लस एम ए बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई प्लस एम ए बी प्लस बी ए सी 90 डिग्री कर दो, ताकि ये डेरिवेशन आपका ऐसे ही हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमें फॉर्मूला चाहिए, लेकिन हम डेरिवेशन क्यों देख रहे हैं, एडवांस के लिए अगर हमें जरूरत पड़े आना चाहिए। एंगल आई प्लस एम ए बी प्लस बी ए सी कितना आ जाएगा, आप कैपिटल इसमें लिख लेना 90 डिग्री। चेक कर लो, एम ए बी प्लस बी ए सी, एम ए बी प्लस बी ए सी कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। लिख दिया है। अब बस आपको चेक करना है क्या ऐसा ही है, एम ए बी मतलब एम ए बी, एम ये ए और ये बी, और बी ए सी ये सी पॉइंट कितना डिग्री है, 90। आ गया। अब चलो दोनों को सॉल्व करो, माइनस कर देते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 90 माइनस 90 खत्म हो गया, एम ए बी माइनस एम ए बी प्लस एम ए बी चला गया। सो एंगल आई इज इक्वल टू, ये माइनस सिंबल, माइनस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 0। ये माइनस बी ए सी उधर चला गया, तो क्या बन जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। किताब में ऐसा नहीं है, ये जुगाड़ है। आई प्लस एम ए बी प्लस बी ए सी दोनों 90 है, एम ए बी कट हो गया, आई इज माइनस एम ए बी इज इक्वल टू 0। सो आई माइनस उधर चला गया, आई एंगल इज बी ए सी। इसका मतलब बी ए सी ये वाला जो अंदर का एंगल है वो कितना है, आई। जितना इंसिडेंट एंगल है ना उतना ही अंदर वाला एंगल है, ये प्रूफ करना था। इसके लिए और एक जुगाड़ लगेगा, वो भी लिखवा के देता हूं, आर प्लस डी ए सी प्लस डी सी ए, ये भी कितना डिग्री है, 90। चेक कर लो, आर प्लस डी सी ए, एंगल आर कौन सा है, देखो एम ए से लेके डी तक ये आर एंगल है, आर प्लस डी ए सी, चेक करना उसको, अभी नाम तो लिख लिया है ना आपने, आर प्लस डी ए सी कितना डिग्री है, ये आर एंगल यहाँ तक, और ये डी सी ए ये कितना डिग्री आ रहा है, 90। लिख दिया, डी ए सी प्लस डी सी ए 90, डी ए सी ए ये 90 है। सर कैसे, करके देखो,
ऐसा है ना, ये है A, ये C और ये है D। DAC और DCA ये दोनों एंगल 90 है, ऐसा कहना है। क्यों? क्योंकि ये कितने डिग्री का है 90, और इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं 180। अगर ये वाला 90 है, ये वाला, ये भी तो 90, ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 90। तो मैंने लिख दिया DAC DCA दोनों मिलके कितने हैं 90, क्योंकि एक कोना कितने का है 90, और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल कितने डिग्री के होते हैं टोटल 180। तो ये भी क्या है 100% करेक्ट। आगे की बात करते हैं, चलो इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, एंगल R माइनस एंगल DCA इज इक्वल टू 0। सो एंगल DCA, अभी आप कैपिटल छोटा अच्छा कर दो, एंगल DCA इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर गया, एंगल R। दो एंगल हमें मिल गए, I प्लस MAB प्लस BAC, R प्लस DAC प्लस DCA। ये याद करोगे तो सब कुछ आ गया, हो गया डेरिवेशन लगभग खत्म। डायरेक्ट ज्योमेट्री है, डायरेक्ट रट्टा मार लेने का, हो गया गेम। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, अच्छे से देखो यहाँ दो ट्रायंगल है, दोनों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल है, ये वाला, ये देखो यहाँ बना देता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, नाम क्या है इसका BAC, और एक दूसरा ट्रायंगल है, शायद आप यहाँ दो ट्रायंगल देख पा रहे होगे, मैं फिर से बना देता हूँ, फिर से रफ करना पड़ेगा। ऐसा एक है और एक ऐसा है, क्या आप दोनों ट्रायंगल देख पा रहे हो वहाँ पे? यहाँ पे नाम है BD और ये है AC, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना तो आपको आ जाएगा, जूम करके देख लेना उसको, ठीक है। इन ट्रायंगल BAC एंड DAC, इन दो ट्रायंगल में देखना है। चाहिए तो मैं एक को रेड कर देता हूँ या कुछ कलर बदल देता हूँ, एक रेड से दिखाया है और एक येलो से, एक येलो से और एक रेड से, शायद अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर दो। देखो क्या क्या लगता है, कैन आई राइट AC इज कॉमन, AC कॉमन है, AC लाइन दोनों में भी क्या है कॉमन, बराबर है। जब पॉइंट B से लेके आप C तक जा रहे थे, ये लाइट रे B से लेके C तक जा रहा था, तो ये वाला A पॉइंट A से लेके कहां तक पहुंच गया CT डिस्टेंस तक, सॉरी A से लेके कहां पहुंच गया D डिस्टेंस तक। AD एंड BC आर सेम, किसके साथ इक्विवेलेंस बता रहा हूं, ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस CT, ट्रेवल्ड सेम डिस्टेंस CT। तो जो BC तक आया AD तक आया, तो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया CT, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, एंगल B और एंगल D कितना है 90 डिग्री। तो भाई दो एंगल सेम है, दो साइड सेम है, दो एंगल सेम है, तो कौन सा ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसके एंगल और डायरेक्शंस क्या होती है, साइड्स क्या होती है सेम, उसको क्या बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक बात अच्छी होती है कि उसके इंटरनल एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं सेम। AC कॉमन, B और D 90 डिग्री, AC तो कॉमन है ना दोनों की, B और D कितना है 90 डिग्री। जब वो B से C गया तो उसको कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया CT, और वो A से D गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया CT, तो दोनों को भी हमने क्या बता दिया सेम। बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्सेप्ट या थ्योरी वी कैन राइट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट थ्योरी यही बता रही है, अगर आपका साइड या एंगल सेम आ जाए तो आपका एंगल, इंटरनल एंगल BAC इज इक्वल टू DCA। बट व्हाट इज BAC? BAC इज I, BAC is I, and what is DCA? DCA is R, hence proof. Hence, so Huygens principle use करके by using Huygens principle we prove law of reflection। हमने क्या प्रूव किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम यहां बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो प्रूफ बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल,
ठीक है, चलो कॉपी करो इसको फटाफट। डन, नेक्स्ट आगे जाते हैं। अगर ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो हम दूसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। हेडिंग लगाओ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके लिए भी हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा, हम रेडीमेड कॉपी नहीं करेंगे और ड्राइंग को प्रॉपर बनाएंगे। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंड होना। पहले क्या लेना है, ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट। क्या लेना है, ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट। ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट, ऑब्लिकली इंसिडेंट लाइट लेंगे ऐसी। ये लाइट का वेव फ्रंट है जो सरफेस पे गिर रहा है, ये है रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, रेयर। और ये कौन सा मीडियम है इधर का, डेंसर। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। चलो वही नाम देंगे हम, नाम को बदलना नहीं है अगर आपको ये ट्रिक से सॉल्व करना है तो। यहां से हमने वेव फ्रंट को देखा, नाम क्या था, ए बी। जब वो लाइट पे, जब सरफेस पे गिरा, मानो ये पानी है, ये किस क्या मान लेते हैं इसको, पानी, और ये क्या है, हवा। इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं हम, ए, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, फिर से इसको सी कर देते हैं क्योंकि अभी इंसिडेंट हुआ ये। इसको क्या नाम देते हैं, सी। एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, इस ए पॉइंट से क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल। इस नॉर्मल का नाम क्या रखना है आपको, एम। अगर आप ये ट्रिक से समझना चाहते हो तो यही नाम रखना है, ए बी। अब जब आप सोचो कि लाइट का वेव फ्रंट आया तो सबसे पहले पानी को टच कौन करेगा, ए। देखो ऐसे आएगा ना, सबसे पहले टच कौन करने वाला है, ए पॉइंट पे टच होगा। और तब बी पॉइंट कहाँ होगा, बी पॉइंट का होगा हवा में, एग्जैक्टली 90 डिग्री में। यहाँ पे ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो सबसे पहले टच किसने किया, ए ने। जब ए लाइट रे पानी पे गिरेगा तो वो पानी के अंदर जाएगा, सीधा जाएगा या बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और वो जो जिस वैल्यू से बेंड होगा उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बेंड हो जाएगा। कहाँ बेंड हुआ, इधर। ये कहाँ बेंड होगा, इधर। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना है। अब कंपास में क्या करना है, एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस लेना है। कितना लेना है, एग्जैक्टली हाफ। लास्ट इसमें कितना लिया था, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पे कितना डिस्टेंस लोगे, एग्जैक्टली हाफ। सो कंपास में हाफ डिस्टेंस लेना है और वहां से क्या बनाना है आपको, सेमी सर्कल। क्या बना देना है, सेमी सर्कल। इन कंपास टेक एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस, ए पॉइंट पे रखना है और क्या बना देना है, सेमी सर्कल। बन गया, ताकि लाइट कैसा बेंड होगा हमें परफेक्ट पता चले। नाउ ड्रॉ टेंजेंट। क्या ये करोगे, ड्रॉ करोगे टेंजेंट। सी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहां पे बैठेगा। ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन विच कट एट अ सिंगल टाइम टू द सर्कल। सर्कल को जो एक ही बार टच करके जाएगी। तो देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो एक बार टच करके जाएगी और वो सेंटर से क्या रहेगी, हमेशा 90 डिग्री में। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऑब्लिकली इंसिडेंट ए बी लाइट वेव फ्रंट आएगी, ए बी में से ए पहले पानी को टच किया, अभी भी हवा में, बी कहाँ ट्रैवल करेगा, सी तक, फिर वो बेंड होगा। पहले कौन बेंड होगा, ए। अब ए को बेंड कर देते हैं। ए को कहाँ से पास करना है, जिस पॉइंट से टच किया ना, उस टेंजेंट है, उस पॉइंट से उसको पास करो। इस पॉइंट का नाम क्या देना है, डी। जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट हुआ उसको क्या नाम देना है, आई। और जिससे वो रिफ्रैक्ट हुआ उसको क्या नाम देना है, आर। और आपको पता है इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, हमेशा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ही हम इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव एंगल लेते हैं। चलो, जब ए लाइट रे ए से लेके डी तक आ रहा था, तब बी लाइट रे कहाँ जा रहा था, बी से लेके सी तक। तो दोनों का भी स्पीड क्या हुआ, सेम या अलग अलग, अलग अलग हो गया। यहां पे सब कुछ चेंज होता है क्योंकि क्या बदल चुका है, अब मीडिया। ये ए से लेके डी में कहां आ रहा था, पानी में, और ये बी से लेके सी में कहां है, एयर में। तो इसका जो स्पीड है उसको हम मानेंगे C1। ये एयर में तो इसको क्या मानेंगे, C1। और पानी में जो जा रहा है उसको क्या मानेंगे, C2 या C1 C2, जो भी नाम देना आप दे सकते हो, ठीक है। चाहिए तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम या अलग अलग, अलग अलग रहेगा। तो जब ए पॉइंट पानी पे पहले गिरा, ए पॉइंट जो था वो पानी पे पहले गिरा, और पानी के अंदर आते ही वो सीधा नहीं जा पाएगा। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी रहेगा उसके हिसाब से वो खुद को क्या करेगा, झुका लेगा। लेकिन हवा में अभी बी पॉइंट है तो वहां का लाइट रे कहां ट्रैवल कर रहा होगा, बी से लेके सी तक। जैसे वो सी को पहुंचा, यहां भी वही स्टोरी हुई जो लास्ट इसमें हुई थी।
कि भाई इन्होंने कहा ए और बी ने दोनों ने कि यार हम तो अब बिछड़ रहे हैं, उसने कहा अभी क्या गलती नहीं, मैं तो पानी को टच कर चुका हूँ और रूल के हिसाब से मुझे क्या होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। उसने पूछा कैसे बेंड होगा, भाई जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे मैं बेंड हो जाऊंगा। वो जा रहा है, ये आंखों में आंसू इसके कि वो छोड़ के चली गई, लेकिन इसने वादा किया कि मैं भी मेहनत से पानी तक पहुंचूंगा। तो जब तक ए डी तक पहुंच रहा था तब बी कहां तक पहुंच गया, सी तक, और फिर से दोनों साथ मिल गए और लाइट रे क्या हो गया, रिफ्रैक्ट। तो वेव फ्रंट आया, पानी को पहले ए ने टच किया, फिर वो अंदर बेंड हुआ, बी अभी भी ट्रैवल कर रहा है। तो जब तक ए डी तक पहुंचा, बी कहां तक पहुंच गया, सी तक, और जैसे वो बिछड़े थे फिर से यहाँ पे मिल गए, और फिर किस फॉर्मेट में आगे जाने लग गए, सी और डी के फॉर्मेट। तो दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव फ्रंट ऑन सरफेस। और ये कौन सा सरफेस है, रेयर और डेंसर। यहाँ पे हवा है और यहाँ पे क्या है, पानी। और पानी में जब आप लाइट रे डालते हो तो वो रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो चलो बस लगाते हैं अब फंडे। फंडे लगाने के लिए हमें वही लर्न चाहिए। चलो फंडा लगाते हैं। फंडा क्या है, एंगल आई प्लस एम ए बी इज इक्वल टू 90। चेक कर लो, क्या एंगल आई और एम ए बी 90 है 90 है, देख लो। एंगल आई मतलब ये वाला एंगल, और एम ए बी देखो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री दिख रहा है, 90 लिख दिया मैंने। एंगल एम ए बी प्लस एंगल बी ए सी ये भी 90 है, वही पीछे वाला ही लर्न करना है। एंगल एम ए बी, ये नाम ए है इसका, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये क्या है यहाँ पे ए। एंगल एम ए बी बी ए सी क्या है 90 डिग्री लग रहा है, यस। चलो माइनस कर दो, माइनस माइनस ये मर गया, ये मर गया। एंगल आई माइनस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 0, ये माइनस उधर चला गया। एंगल आई इज इक्वल टू बी ए सी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलो दूसरा जुगाड़ यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं दूसरा जुगाड़। एंगल आर प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90। चेक करके देखो, ये जुगाड़ ये दोनों डेरिवेशन को एक सेकंड में उड़ा देता। एंगल आर एंड डी ए सी, एंगल आर ये, एंगल आर ये, एंड एंगल डी ए सी ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, यस लिख दिया हमने। क्या एंगल डी ए सी और डी सी ए 90 है, यस। कैसा लिखा है देखो उसको, वो एंगल बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसा ए सी और ये पॉइंट है डी, ये वाला एंगल, ये कितना है खुद 90। अब देखो एंगल डी पूरा इंटरनल एंगल कितना होता है ट्रायंगल का 180, अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के कितने आने चाहिए 90। तो वही कहा डी ए सी ये वाला एंगल और डी सी ए ये वाला एंगल दोनों मिलके कितने हो गए ऑब्वियसली 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला क्या है 90, हेंस प्रूव। सेम कंडीशन है। सर क्या बनेगा यहाँ पे भी माइनस लगा दो, माइनस माइनस ये तो चला गया 0, ये और ये मर गया, तो डायरेक्ट लिख दूँ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये दो चीज़ें मिली। सर सेम है, यस, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो इस दोनों ट्रायंगल में अब कौन से दो ट्रायंगल पकड़ने हैं, मैं उसको है ना एक को रेड कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरे को कर देता हूं मैं येलो, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी एंड इन ट्रायंगल डी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए। उसमें क्या क्या कॉमन है, क्या ना इसे ए सी इज कॉमन, ए सी इज कॉमन, एम आई राइट, ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है। एंगल बी एंड एंगल, ये क्या है डी लिया है ना हमने इसको, ये एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों 90 डिग्री। ए सी कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से बी से लेके सी वाला डिस्टेंस, उसको क्या माना हमने C1T, एंगल बी से लेके सी तक का डिस्टेंस लगभग कितना है C1T के बराबर, और ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है, एंड ए से लेके डी तक का डिस्टेंस वो कितना है, सी से लेके C2 से लेके CT तक,
दोनों को भी क्या मानना है, अप्रोक्सीमेटली सेम। अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे हम, सेम। छोटा ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है अभी तक, तो सेम आ गया यहां पे। अब यहां पे ये देखना है क्या मीडिया सेम है क्या, नहीं। पहले हमने क्या ले लिया है, C1T और C2T को लगभग सेम मान लिया है अभी तक के लिए। कौन से ट्रायंगल होंगे, सो यहां से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, इंटरनल एंगल क्या होते हैं, सेम। इसका इंटरनल एंगल और इसका इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो एंगल BAC क्या है, I, और एंगल DCA क्या है, R। ये हमने तो लिख दिया, मतलब एज इट इज लास्ट वाला डेरिवेशन हमने कॉपी किया है। अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ को लाएंगे, और स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन I और साइन R। क्यों ना मैं साइन I लगा दूं, यहाँ पे एंगल क्या हो चुका है, ये I, और यहाँ एंगल क्या हो चुका है, ये R। चलो वहां पे लगाओ साइन I, क्या है देखो इस ट्रायंगल में साइन I साइन I सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में साइन I क्या है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और साइन R भी निकाल लेते हैं, साइन R इस वाले ट्रायंगल में देखो साइन R, तो ये R है ना, ठीक है। R में क्या आएगा, AD अपॉन AC, AD अपॉन AC। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रायंगल समझो, ये R एंगल है, ये कौन सी साइड है, A से लेके D तक, ये समझ रहे हैं, ये D है, ये A है। R मतलब साइन R, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, AD अपॉन AC। तो हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है, और स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है, स्नेल्स लॉ क्या बताता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू, क्या है साइन R अपॉन साइन R, साइन I क्या है, BC अपॉन AC और AD अपॉन AC। BC अपॉन AC इज इक्वल टू अपॉन AD अपॉन AC, AC मर गया, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू BC अपॉन AC। But what is BC and AC? What is BC? C1T and what is AD? C2T। तो लिख दे हम C1T, BC क्या है C1T अपॉन AC क्या है C2T, TT तो मर गया, तो साइन I अपॉन साइन R क्या बन गया आपका, C1 अपॉन C2। इसको मिटा दूं, यहाँ ये वाला पार्ट आपको आ जाएगा, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया, C1 अपॉन C2। लेकिन स्नेल्स लॉ तो हमें पता है क्या होता है, स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 अपॉन μ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 क्या है, ये μ1 है हवेचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 क्या है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी या जो भी डेंसर मीडिया होगा ग्लास वगैरह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ तो क्या प्रूव हुआ है, साइन अपॉन साइन R क्या है C1 अपॉन C2, और स्नेल्स लॉ बोल रहा है नहीं μ2 अपॉन μ1, भाई दोनों भी सेम है, क्यों ना मैं लिख दूं फिर C1 अपॉन C2। साइन I अपॉन साइन R क्या है, C1 अपॉन C2, लिख दिया ना मैंने, साइन I अपॉन साइन R C1 अपॉन C2। लेकिन स्नेल्स लॉ ने हमें क्या पढ़ा है, व्हाट इज साइन I अपॉन साइन R, μ1 अपॉन μ2, तो उसको भी लिख दिया। स्नेल्स लॉ ये बोल रहा है, और हमने क्या प्रूव किया है, C1 अपॉन C2, मतलब दोनों भी सेम है। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना होगा तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्या डालना, दोनों भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डाल दो, हेंस प्रूफ। इसका मतलब हमने स्नेल्स लॉ भी, स्नेल्स लॉ प्रूव्ड बाय या विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, बस यही करना है, बात खत्म। लाइट का स्पीड मत ढूंढो, क्या ढूंढो, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, एंगल वगैरह डालो, तो लाइट की स्पीड आपको मिल जाएंगे। अगर लाइट की स्पीड दी है तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, देख लो एक बार, कॉपी करो फटाफट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों भी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट है उसको हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से भी पढ़ा है, इससे ये डेरिवेशन हमारा आ गया। ये दो AC दिख रहे, ये शायद AD है, इसको चेंज कर देना, यहाँ पे लिख देना AD, ठीक है, उतना चेंज कर दो, AC लिख दिया मैंने, AC तो कट हो गया यहाँ पे, AC क्या हो गया, कट।
तो हम दोनों भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक बार आप शांति से उसको करोगे तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा, और ट्रिक से ही करना चाहिए ताकि ट्रिक हमारे दिमाग में बैठ जाएगी आराम से। ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें मोस्ट प्रोबेबली क्या कवर किया, हमने पहले वेव थ्योरी क्या है उसके बारे में जाना। वेव थ्योरी किसके रिलेटेड पढ़ा हमने, न्यूटन्स ने क्या लाइट के बारे में माना था, उसने लाइट को कॉर्पैस्कल माना था। उसके बाद कौन आया, हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा वो कॉर्पैस्कल नहीं है, हाइगेंस ने क्या कहा कि वो क्या है, फोटॉन से, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। उसने अपना प्रिंसिपल दिया कि लाइट जो है, लाइट को वेव फ्रंट जो होता है, लाइट का वेव फ्रंट जिसका हमने पूरा डिटेल देखा, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, तो लाइट के वेव फ्रंट का हर एक फोटोन ये सोचता है कि वही सोर्स है, और वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। कहाँ पे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ओनली इन फॉरवर्ड सेंस। कहाँ इमिट करेगा, केवल आगे की दिशा में इमिट करेगा। जो नई वेव बनाएगा उसकी वेव के हर फोटोन को लगेगा कि वही लाइट का सोर्स है, कौन सा, सेकेंडरी सोर्स, और उस वेवलेट का हर एक फोटोन अपनी लाइट इमिट करेगा। ऐसा हमेशा चलता रहेगा। लेकिन क्या मेन सोर्स अगर बंद हो जाए तो वेव निकलना स्टार्ट रहेगी, नहीं, वो तुरंत गायब हो जाएगी, क्योंकि सब वेव का जो सोर्स है वो क्या होता है, मेन सोर्स। उसके बाद हमने वेव नॉर्मल देखा, कैसे वेव को निकालते उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली, और हमने दो डेरिवेशंस किए जो हमें फ्यूचर में लगेंगे, एक है रिफ्लेक्शन का और एक है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।